नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी। आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहली वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा था, जिसमें ये हमारी थर्ड वीडियो है जो कि मौर्य साम्राज्य के ऊपर बन रही है। सबसे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सब हमने पहली वीडियो में कवर किया था। सेकंड वीडियो में हमने अशोक तथा उसके जो शिलालेख हैं उसने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी, कौन कौन सी चीज़ें उसने चलाई थी, वो देखा था। तो अशोक पे ही आज हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो अशोक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं उसे शिलालेख के साथ बनाती तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता और याद रखने में भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई है। ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे हमारा अशोक है वो ख़त्म हो जाएगा। जो अशोक की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो नीतियाँ हैं वो मैं आपको जब मौर्य काल का पूरा प्रशासनिक, राजनीतिक, मतलब प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूरा दृष्टिकोण बताऊंगी तो उसी के साथ मैं इसको भी कवर कर दूंगी कि अशोक के टाइम में कैसी थी, चंद्रगुप्त के टाइम में कैसी थी। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। आज सिर्फ ये अशोक के ऊपर है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अलग रखा है। तो चलिए देखते हैं अशोक का साम्राज्य विस्तार, कि अशोक ने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। इससे पहले हमने क्या देखा था, अशोक के शिलालेख देखे थे। अब शिलालेख का साम्राज्य विस्तार से बहुत बड़ा लिंक है दोस्तों, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के आधार पर हम इसकी साम्राज्य विस्तार का पता लगाते हैं। जो इसका साम्राज्य विस्तार है वो हम किससे पता लगाते हैं, जो इसके अभिलेख मिले हैं, जो इसके शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, गुहा लेख मिले हैं, उनके आधार पर ही हम इसका साम्राज्य विस्तार पता लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाई थी। सिंधु सभ्यता में उनके जो अभिलेख थे वो कहाँ कहाँ से मिले थे, मांदा से सूतकांगे दौर, उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर हमने क्या कहा था कि यहाँ से लेके, अगर हमें जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे अवशेष मिल रहे हैं सिंधु सभ्यता के, ठीक है, शिलालेख मिल रहे हैं। शिलालेख नहीं थे लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको कह रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, भाई इतने तक ही था इसका विस्तार, क्योंकि यहाँ से तो कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, तो प्रमाण हमें यहीं से मिले हैं। तो इसी आधार पर हमने क्या कह दिया कि सिंधु सभ्यता यहीं थी। सेम वही जो बात हो रही है वही यहाँ रिपीट हो रही है। अब देखिए, जो अशोक का साम्राज्य था वो यहाँ देखिए, जहाँ पे ऐसे जिगजैग हुआ है, तो ये यहाँ ऐसे था। पहले ये भी भारत का हिस्सा था। मैंने आपको समझाने के लिए मैप अलग कर दिया है क्योंकि फिर वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन जहाँ तक मैंने लाइन की है ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो अब देखिए, कांधार, हेरात और शाहजहाँगढ़ी, मतलब ये सारा जो क्षेत्र था, इतना विशाल साम्राज्य अशोक के पास था। मतलब कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा। तो इसी आधार पर हमने क्या कह दिया था दोस्तों कि जो अशोक है उसका साम्राज्य कहाँ तक है, वहाँ के शिलालेखों के आधार पर हमने ये बात कही है। अब देखिए, जो इसका उत्तर पश्चिमी ये वाला हिस्सा है, यहाँ से मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब यहाँ भी अशोक का साम्राज्य था, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, ये कहाँ के अभिलेख हैं, तो ये उत्तर पश्चिमी अभिलेख है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों का नाम याद रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं टोपरा, दिल्ली, कालसी, सारनाथ, मगध, येरा। इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, प्रयाग, धौली, जोखंडा और ये स्वर्णगिरी, सिद्धिपुर, कोपल, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है, अब देखिए साउथ का हमें कैसे पता चलता है कि साउथ तक भी था। तो कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी, मास्की और जस्टिक, रामेश्वरम, सिद्धपुर से शिलालेख, यहाँ से भी बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, ठीक है। इसी आधार पर हमने क्या कह दिया है कि भाई दक्षिण में भी उसका साम्राज्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साम्राज्य में हिंदू कुश, एरिया, हेरात, आर्कोसिया, कंधार तथा जेड्रोसिया शामिल थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर पश्चिमी एरिया था। देखिए, आपको हेरात अगर नहीं दिखा होगा तो ये देखिए, हेरात, कंधार, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो शामिल था।
इसके बाद आता है हेनसांग, कपीशा में अशोक के स्तूपों का उल्लेख करता है कि कपीशा एक स्थान था, वहाँ पे भी क्या मिले हैं, अशोक के जो स्तूप मिले हैं। किसने कहा है, ह्वेनसांग ने कहा है कपीशा में अशोक के स्तूप मिले हैं। यह तथ्य किसके द्वारा कहा गया है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो किसके द्वारा, ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया है। अब देखिए कालसी तथा रुमनदई व निगललीवा के स्तंभ लेखों से उत्तर हिमालय क्षेत्र का पता चलता है। अब देखिए उत्तर हिमालय क्षेत्र, अब देखिए यहाँ से, ठीक है, कालसी ये रहा, ठीक है, ये नेपाल का तराई क्षेत्र हो गया। यहाँ से क्या पता चलता है, हिमालय के अभिलेखों के बारे में पता चलता है कि यहाँ तक भी उसका साम्राज्य था भाई। अब देखिए रुम्मीदई के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वाला जो पार्ट है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 13वें शिलालेख में समवर्ती राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। जब मैं आपको शिलालेख पढ़ा रही थी, तो जब मैंने आपको 13वां शिलालेख पढ़ाया था, 13वें शिलालेख में आपको मैंने क्या कहा था कि वो कलिंग अभियान था, कलिंग का जो विजय थी उसमें उल्लेख किया गया है। तो उसी में आसपास के जो क्षेत्र थे उनके बारे में भी लिखा गया है। तो वो क्षेत्र कौन से थे, यौन, कंबोज, गंधार, रटिक, भोजक, आंध्र और नामक। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने, क्योंकि अगर आप कहीं मेंस लिखते हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी, लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए अशोक व बौद्ध धर्म, अशोक का बौद्ध धर्म तो कैसे कैसे रिलेशन है आपस में। अशोक अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का। जब शुरू में वो राजा बना तो वो ब्राह्मण धर्म को पूजता था, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है, कहीं कहीं क्या, जो राज तरंगिणी है कलहन की, उसमें कहा गया है कि मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ ये बात, कि उसमें कहा गया है कि जो अशोक था वो शिव का उपासक था। ठीक है, तो एक में क्या कह दिया कि ब्राह्मण धर्म था, एक में क्या कह दिया राज तरंगिणी ने कि ये शिव का उपासक था। अब देखिए अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन करता था और पशु पक्षी मारे जाते थे। अब जब अलग अलग तरह के त्यौहार बनेंगे तो भाई मीट वगैरह भी ये सब लोग खाते थे, तो पशु पक्षी भी मारे जाते थे। नेक्स्ट आता है दीपवंश, महावंश के अनुसार, ये दोनों क्या है, ग्रंथ हैं, के अनुसार अशोक को अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में निग्रोथ, कौन, नाम याद रखिएगा, निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु, 7 वर्ष का भिक्षु था, ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया कि बौद्ध धर्म होता है ऐसे। तत्पश्चात मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से वह बौद्ध बन गया। तो जो मोगलीपुत्तिस थे इनके प्रभाव से वो क्या बन चुके थे, वो बौद्ध बन चुके थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बोली है मैंने अभी। इसके बाद आता है दिव्यवादन, ये भी एक ग्रंथ है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किससे दिया गया है, उपगुप्त को कहा गया है कि जो उपगुप्त था उसने क्या किया है, बौद्ध धर्म का उसे दीक्षित किया है अशोक को। और इससे पहले क्या कहा गया था दीपवंश में कि निग्रोथ एक नामक 7 वर्षीय भिक्षु था, उसने किया था। तो देखिए दोनों में विवाद उत्पन्न हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो मतलब सटीक प्रमाण हमारे पास नहीं उपलब्ध है। अब देखिए अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया था। ठीक है, तो अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि उसमें उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उसके बाद उसने क्या कर लिया था, युद्ध वगैरह से सबसे नाता तोड़ दिया था और धर्म की ओर बढ़ गया था। तो धर्म की ओर बढ़ने पर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात 10 वर्ष संबोधि बोध गया की यात्रा की थी। जब उसका 10वां वर्ष था शासन का, उसने बौद्ध गया के लिए वो यात्रा के लिए निकला था। क्यों निकला था, ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। अब देखिए बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद आए परिवर्तन, कि जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन अशोक के अंदर आए। तो चलिए देखते हैं। अशोक ने अहिंसा तथा सदाचार पर चलना प्रारंभ कर दिया। मतलब वो अहिंसा मतलब सत्य के मार्ग पर चलने लगा था, हिंसा किसी से नहीं करता था, किसी को नहीं मारता था। अशोक ने मांस भक्षण त्याग दिया था और आखेट पर रोक लगा दी थी। आखेट किसे कहते हैं, तो शिकार को कहते हैं। तो उसके राज्य में शिकार करने पर प्रतिबंध था। ठीक है, और किसी तरह का मांस भक्षण भी नहीं किया जाता था। इसके बाद आता है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ था, जहाँ बौद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, को कर मुक्त कर दिया था। मतलब वहाँ से कोई कर नहीं लिया जाता था, केवल वन
1/8 1/8 लेने की घोषणा की गई थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र अशोक ने कर मुक्त कर दिया था। तो लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अब स्तूप क्या होते हैं दोस्तों? तो स्तूप होते हैं जैसे जो हमारे बौद्ध हैं, मतलब जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनके पैरों के निशान हैं, कुछ हैं तो, या उनके दांत हैं, बाल हैं, उन्हें एक समाधि के रूप में दफना दिया जाता है। उसके ऊपर गुम्बद नुमा ऐसा स्तूप बना दिया जाता है, एक छत्र लगा दिया जाता है। तो इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब परिक्रमा करने का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ऐसे स्तूप होता है। स्तूप पे मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें हम स्तूप, अभिलेख, स्तंभलेख, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पीपल का वृक्ष लेकर कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका को पिछले प्राचीन समय में क्या कहा जाता? सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिलोन। तो अगर एग्जाम में सिलोन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कहाँ भेजा था? सिलोन भेजा था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति, अशोक की जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, अशोक के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसने दीक्षा दी थी वही अध्यक्ष थे। तो कौन थे? मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो इतना महान सम्राट था, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। तो उसी पथ पर चलते हुए अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में हो जाती है। कैसे हुई इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये सब अपना धर्म, मतलब जो अपना राज्य वगैरह है, वो राजपाट छोड़ कर दक्षिण की ओर चले गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा अशोक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन पढ़ेंगे कि कौन सी मुद्राओं का वो उपयोग करते थे, क्या उनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन था। ये चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा राजनीति का क्षेत्र है उससे भी पूछी जा सकती हैं। देखिए, जिस इंसान को इतिहास का ज्ञान नहीं होता है वो किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, जो पॉलिटी होती है वो भी इतिहास से ली गई है, ठीक है। पॉलिटी का भी हिस्ट्री से पूरी तरह से रिलेशन है। तो अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से आती है तो आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम मैपिंग पढ़ते हैं, तो मैप जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या आनी ज़रूरी है? हमें ज्योग्राफी आनी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा इसका प्रशासन है वो कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।